आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसमें इमोशंस बहुत हैं, लेकिन लॉ इमोशंस के साथ नहीं, फैक्ट्स और प्रोसीजर के साथ समझना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उमर खालिद और सरजिल इमाम की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। इस केस में डेली राइट से जुड़े कुछ अन्य लोगों को बेल ज़रूर मिली है, लेकिन कंडीशनल बेल मिली है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बेल मिली या नहीं, सवाल ये है डेली राइट्स थे क्या? प्रोसिक्यूशन का केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल का टेस्ट कैसे अप्लाई किया है और यूएपीए के केसेस में बेल मिलने का प्रोसीजर या यूएपीए का लॉ बेल के ऊपर कहता क्या है। और हम पॉलिटिक्स को पोजीशन नहीं लेंगे, ना हमारा मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है। किसी को गिल्टी या इनोसेंट बताना हमारा काम नहीं है। दैट इज फॉर द ट्रायल टू डिसाइड, एंड दिस केस इज सब जुडिस फॉर द टाइम being. So we are not going to comment on the merits of the case, but what we can talk about is the decision that has already come with respect to bail of Umar Khalid and Sirjul Imam, whereas others have already been granted the bail. आज हम किसी नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। आज हम सिर्फ कानून पढ़ेंगे और कानून को समझेंगे, और जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेल का प्रोसीजर क्या है और टेस्ट ऑफ बेल क्या होता है, हम उनसे भी बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पे। मैं एडवोकेट गोविंद बाली हूँ और आप देख रहे हैं द लीगल वॉर रूम। जी हाँ, द लीगल वॉर रूम, जहाँ हम सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं कानून के तौर से, और कानून क्या कहता है सिर्फ उस बात की बात करते हैं। हम सेंसेशन नहीं बनाते और ना ही हम रील मटेरियल की बातें करते हैं। डेली राइट्स का फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेली राइट्स थे क्या? फ़रवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ इलाकों में लार्ज स्केल में कम्युनल वायलेंस हुआ था। इस वायलेंस में लोगों की जान गई, घर और दुकानें जल गई, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को इंटरवीन करना पड़ा। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ये वायलेंस स्पॉन्टेनियस नहीं था, प्लान्ड था। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि ये एक लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जिसका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेस्ट को एस्केलेट करना, रोड ब्लॉकेड्स क्रिएट करना और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करना। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का के तहत मल्टीपल अक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई, चार्जशीट्स फाइल हुई और यूएपीए का प्रोविजन इन्वोक किया गया। यहाँ एक बात तो क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि ये प्रोसिक्यूशन का वर्जन है, मेरा नहीं। इसका फाइनल ट्रुथ तब डिसाइड होगा जब ये ट्रायल स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा। अब यूएपीए कौन लगाता है और क्यों लगा? नॉर्मली राइट्स के केस में आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं या अंडर द न्यू कोड डीएनएसओ भी के तहत सेक्शंस लगेंगे, और अंडर द प्रोसीजरल कोड्स और पीनल कोड्स जो जो दंड संहिता है उसके अंदर जो जो प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से केसेस बनते हैं राइटिंग के। लेकिन इस केस में प्रोसिक्यूशन ने यूएपीए क्यों इन्वोक किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि एक्ट सिर्फ राइट्स नहीं थे, बल्कि अनलॉफुल एक्टिविटीज थी जिनका इम्पैक्ट पब्लिक ऑर्डर से आगे जाकर नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पर पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा इश्यूज नेशनल सिक्योरिटी के लिए आते हैं। इसलिए ही यूएपीए को इन्वोक किया गया। यहाँ केस एक स्पेशल लॉ और रिजीम में चला जाता है और यहाँ से बेल का लॉ भी बदल जाता है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, वो एग्जिस्ट नहीं करता। यूएपीए के अंदर बेल एक राइट नहीं रह जाता है। अब हम जब आगे बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ का जनरल प्रिंसिपल क्या है, बेल लॉ नॉर्मली क्या होता है, और बेल लॉ वर्स इन नॉर्मल कंडीशंस वर्सेस यूएपीए होता क्या है।
क्रिमिनल लॉ का जर्नल प्रिंसिपल होता है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन यूएपीए स्पेशल स्टैट्यूट में पार्लियामेंट ने कॉन्शियसली इस प्रिंसिपल को रिस्ट्रिक्ट किया है। सेक्शन 43 डी सब क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए कहता है अगर कोर्ट को ये लगता है कि प्रोसिक्यूशन की एलिगेशंस प्राइमा फेसी सच हैं या ट्रू ट्रू हैं तो बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। इस स्टेज पर कोर्ट ट्रायल नहीं करती, एविडेंस वे नहीं करता, डिफेंस का वर्जन एक्सेप्ट नहीं करती और सिर्फ प्राइमा फेसी वेदर ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है और इसके ऊपर ही काम किया जाता है। अब कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि अगर ये एलिगेशन सच में मान ली जाए तो क्या यूएपीए का ऑफेंस बनता है। इसमें प्रिजम्पशन है और इस एक्ट के अंदर प्राइमा फेसी सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर इन एलिगेशंस को फॉर द टाइम बीइंग माना जाए क्या यूएपीए का एक ऑफेंस मेकआउट होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या देखा। उमर खालिद और सलजर इमाम की बेल एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सब अक्यूज्ड सेम है। This is the very principle which needs to be understood here. They have said that उमर खालिद और सरजिल इमाम के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो अलेज लीडरशिप है उसका रोल क्या था, मोबिलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन की एलिगेशंस किसके अगेंस्ट में थी, स्पीचेस और मीटिंग्स का मटेरियल क्या था और किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, अलेज्ड रोल प्लानिंग और कंसेप्चुअल स्टेज के ऊपर कौन कौन हिस्सेदार थे। कोर्ट ने कहा बेल के स्टेज पर इन एलिगेशंस को रिबट करना अलाउड नहीं है। एंड उसके पीछे द बेसिक प्रिंसिपल इज जो हमें समझना होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उमर खालिद इतने साल से जेल में है तो उनको बेल क्यों नहीं मिली। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि लीगली जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट ये बहुत सिंपल है कि कोर्ट कभी भी उस डिसीजन के ऊपर एक्ट नहीं करेंगी जो अभी प्राइमा फेसी डिसाइड होना है फॉर बेल। बेल और ट्रायल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको बेल नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि उमर खालिद इज द अक्यूज्ड इन द मैटर, is convicted in the matter. He can be accused, but he's not acquitted he's not neither acquitted nor convicted in this matter. अब बेल रिजेक्शन का मतलब क्या नहीं होता, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें। बेल रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अक्यूज गिल्टी है, और बेल ग्रांट का मतलब ये नहीं होता कि अक्यूज इनोसेंट है या उसके पूरे राइट्स वापस उसको मिल गए हैं और उसके ऊपर अब ट्रायल नहीं होगा। बेल का डिसीजन सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेज होता है। ट्रायल के दौरान एविडेंस टेस्ट होगा, विटनेसेस क्रॉस एग्जामिन होंगे, डिफेंस अपना केस रखेगी और फाइनल जजमेंट तब आएगी और तब डिसाइड होगा वेदर अ केस इज मेड आउट और नॉट। तो फिर किसी को बेल क्यों मिली? Why were some of the people granted bail but some were not granted bail at all? अब सबसे कॉमन सवाल, अगर बेल डिनाई हुई तो फिर कुछ लोगों को बेल क्यों मिली? सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका जवाब दिया है अपनी जजमेंट के अंदर, and it is a very detailed judgment. It is approximately 140 pages, and it has decided multiple applications of multiple people in that SLP for bail. Now, basically, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उन अक्यूज्ड का रोल क्वांटिटेटिवली डिफरेंट था जिनको बेल दी गई है, लेकिन उनको भी कोई एब्सोल्यूट बेल नहीं दी गई है। उनकी लिबर्टीज को भी रिस्ट्रेन किया गया है, and there are a lot of restrictions and bail conditions which have been imposed on them. Now, जिन लोगों को बेल दी गई है उनके ऊपर लीडरशिप के एलिगेशंस नहीं थे, उनका रोल लिमिटेड था या पेरिफेरल बताया गया है, उनके केस में स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ ट्रायल सिक्योर किया जा सकता है और स्टार्ट किया जा सकता है, इसकी बात करी गई है। पैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको सेम रिलीफ मिले, और ये बिल्कुल भी सेम रिलीफ मिले ऐसा नहीं है। पैरिटी का मतलब होता है सेम रोल, सेम मटेरियल, सेम रिस्क। अगर रोल अलग है तो बेल डिसीजंस भी अलग होंगे, अगर रोल अलग है तो पैरिटी का मतलब भी डिफरेंशिएट कर जाएगा, तो पैरिटी नहीं होगी। अब आर्टिकल 21 और डिले का आर्ग्यूमेंट जिसको बहुत देर से लोग लेते आए हैं एंड लेते रहेंगे भी, बट राइट टू लाइफ या डिले इन ट्रायल एंड is not one of the decisions which can basically reduce the intensity of crime that has been committed.
इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है और इसके ऊपर कोई डिसीजन या कोई डाउट नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली हैविंग अ हार्ट कॉल्ड द आर्टिकल 21 व्हिच इज वन ऑफ द डीपेस्ट आर्टिकल्स एंड इट कैन बी कॉल्ड अ आर्टिकल इन इट्स ओन बिकॉज़ उसकी जब हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन बहुत लंबी है और बहुत सेंसिबल इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन कभी-कभी बेल जस्टिफाई कर सकती है, लेकिन यूएपीए जैसे स्पेशल लॉज़ के अंदर डिले ऑटोमैटिक ग्राउंड नहीं बनता। कोर्ट ने कहा अगर सिर्फ डिले के बेसिस पे बेल दी जाती तो सेक्शन 43 डी सब क्लॉज 5 मीनिंगलेस हो जाता। Basically, what the Supreme Court has said is very simple. Just because there is a delay in trial, that does not become a ground for bail automatically in UAPA cases. It is not a normal legislation. और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जहां डिले प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन बेल नहीं ट्रायल को एक्सपेडाइट करना है एंड ये कहते हुए जो आर्ग्यूमेंट था डिफेंस का उसको रिजेक्ट करा गया। अब हमें ये भी समझना होगा कि क्या बेल कंडीशंस अप्लाई करी गई, व्हाट बेल कंडीशंस वर एक्चुअली अप्लाइड ऑन पीपल हु वर गिवन बेल। अब इसके अंदर हमें जो जानना है कि बेल कंडीशंस लगाई क्यों जाती हैं और इतनी स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस क्यों लगाई जाती है। बेल कंडीशंस का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। बेल कंडीशंस का स्ट्रिंजेंट होने का मतलब होता है दैट Supreme Court refused the bail for Sarjil Imam and Umar Khalid for a specific reason. Because उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं उसकी प्रोपोर्शनैलिटी बाकियों से ज़्यादा है, पर बाकियों को जो बेल दी गई उसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई। वन ऑफ देम इज समथिंग लाइक दे कैन नॉट गो इन पब्लिक एंड गिव स्टेटमेंट्स अबाउट व्हाट हैड हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट। They would have to always present themselves when they're called for investigation. They would be have to be present for the trial. They cannot fly abroad and they cannot become a flight risk. अब इनमें से किस किस को बेल मिली? गुलसिफा फातिमा, मिरान हैदर, सैफुर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शदाब अहमद, इन 5 लोगों को बेल दी गई एंड सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया दैट देयर एलिगेशंस वर नॉट आइडेंटिकल टू उमर खालिद एंड इमाम। दे वर नॉट शोन एज प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर्स। उनकी इन्वॉल्वमेंट जो थी वो पेरिफेरल थी, लीडरशिप नहीं थी उसके अंदर। कंटिन्यूड इनकारनेशंस की जो हम बात कर रहे हैं वो नेसेसरी नहीं थी टू सिक्योर ट्रायल इन दीज मैटर्स। अब इनके ऊपर अनकंडीशनल बेल तो इनको मिली नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया है। दे कैन नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द विटनेस, देयर कैन बी नो कॉन्टैक्ट विद को अक्यूज्ड, मैंडेटरी कोऑपरेशन विद ट्रायल, no participation in similar activities, restrictions on travel and movement, compliance with any further conditions imposed by the trial court. अभी सिर्फ इनको बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन इसके अंदर एक बात ये भी कही गई है कि ट्रायल कोर्ट कैन इम्पोज मोर restrictions on them if it is required. What we need to understand is सुप्रीम कोर्ट ने एक ही केस में सब अक्यूज्ड को सेम तरह ट्रीट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हर अक्यूज्ड का रोल अलग अलग इवेलुएट किया एंड उसके बाद बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि शर्जिल इमाम को बेल देने से इसलिए मना कर दिया जबकि इस केस में 5 अक्यूज को दिया गया बेल। उसका रीजन ये है कि कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि बेल एडजुडिकेशन अक्यूज स्पेसिफिक होती है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ एलिगेशंस जो अलेज्ड रोल के हैं वो लीडरशिप के लिए हैं, इसलिए उनको बेल नहीं दी जाएगी। अब आते हैं इस बात पे, क्या जो हू एंड क्राई हर जगह मच रहा है कि बेल नहीं मिली इसलिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली स्पीकिंग, इन माय पर्सनल व्यूज, अ बेल इज अ रिक्वायरमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट अगर किसी स्पेशल लेजिस्लेशन के अंदर बेल नहीं दी जा रही है तो उसके पीछे के लीगल ग्राउंड्स को समझना ज्यादा जरूरी है। तो आज का लीगल टेक अवे ये है, डेली राइट के केस एक सीरियस प्रोसिक्यूशन है और प्रोसिक्यूशन पूरी जोरों से लगी हुई है कि इसके अंदर अच्छे से ट्रायल हो और जो भी अक्यूज्ड हैं दे कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस।
यूओपीए एक स्पेशल स्टैट्यूट है, दिस इज़ द सेकंड लर्निंग। थर्ड लर्निंग इज़ सुप्रीम कोर्ट ने स्टैट्यूट फॉलो किया है एंड फर्दर बेल की कंडीशंस और ट्रायल का तरीका आगे बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर। लॉ इमोशन से नहीं प्रोसीजर से चलता है, इस बात को भी क्लियर कर दिया गया है और ट्रायल अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिस इज़ जस्ट अ बेल एप्लीकेशन व्हिच हैज़ बीन रिजेक्टेड। अगर आपको लॉ को नॉइज़ से नहीं, न्यूसेंस से नहीं और नुआंसेस से समझना है, तो ज़रूर फ़ॉलो करें द लीगल वॉर रूम एंड ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो थी और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और फ़ॉलो करें। जय हिंद।